Good morning, students. In our social science class, we are on our second chapter of history, and the title of the chapter is From Trade to Territory Company Establishes Power. हमारी सोशल साइंस क्लास में हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं आजकल, जिसमें हमारा सेकंड लेसन का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। और ये वीडियो हमारे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इससे पहले हम 3 वीडियो में इस लेसन को समझ चुके हैं। In this video, we will study about setting up a new administration, changes in judicial system, the company army and conclusion. इस वीडियो में हम देखेंगे एक नई प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत, न्याय प्रणाली में परिवर्तन, कंपनी की सेना और निष्कर्ष। तो जो अपने पिछले 3 वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापारिक कंपनी थी वो यहाँ की शासक बन गई और उन्होंने विभिन्न प्रकार की नीतियाँ अपनाते हुए भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब अपना साम्राज्य स्थापित करने के बाद उन्होंने यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था में जो परिवर्तन किए वो परिवर्तन हम इस वीडियो में देखेंगे। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, नई प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत। ड्यूरिंग एक्सटेंडिंग इट्स टेरिटरी इन इंडिया, कंपनी स्टार्टेड टू एस्टेब्लिश ए न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन इंडिया। भारत में अपने क्षेत्र का विस्तार करने के बाद कंपनी ने यहाँ एक नई प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित किया। एंड नाउ वी विल स्टडी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस न्यू सिस्टम। तो ये जो नई प्रशासनिक व्यवस्था थी इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम समझेंगे। वारेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 to 1785, played an important role in expansion of company rule and setting up a new administration. सन 1773 से सन 1785 तक वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनकर आए थे और उन्होंने यहाँ कंपनी का साम्राज्य का विस्तार करने में और यहाँ नई प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो वारेन हेस्टिंग्स जो यहाँ लगभग 12 साल तक रहे, उन्होंने कंपनी की क्षेत्र का विस्तार भी किया, ऐसी नीतियाँ अपनाई जिससे कंपनी का एरिया बढ़ गया, यहाँ पर उसकी टेरिटरी में विस्तार हुआ और साथ साथ फिर उस सिस्टम को संभालने के लिए उन्होंने नई प्रशासनिक व्यवस्था। प्रेसिडेंसीज, British territories were broadly divided into some administrative units and these units were known as presidencies. भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया तो जिन जिन क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य स्थापित होता जा रहा था, जो भी क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आते जा रहे थे, उन सारे क्षेत्रों को मिलाकर 3 बड़ी बड़ी कैटेगरी में बांट दिया गया। उनको 3 भागों में बांट दिया गया या 3 प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया जो प्रेसिडेंसी कहलाती थी। जैसे आजकल हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती हैं, प्रशासनिक इकाइयाँ होती हैं, वो पूरे देश को हमने स्टेट्स में बांट रखा है, स्टेट को फिर अंदर हमने डिस्ट्रिक्ट्स में बांट रखा है। तो इसी तरह जो ब्रिटिश टेरिटरी थी उसको प्रेसिडेंसी में बांटा गया था। देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। मुख्य रूप से पूरे भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी। बंगाल का मतलब ये आज का केवल वेस्ट बंगाल नहीं है, इसके अंदर काफ़ी बड़ा एरिया था। जो अभी बांग्लादेश है वो भी बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था, पूरा अभी वेस्ट बंगाल भी उसी में आता था। उड़ीसा, झारखंड का काफ़ी पोर्शन, असम का बहुत बड़ा पोर्शन भी उसी में आ जाता था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का भी थोड़ा सा हिस्सा आता था, वो सब बॉम्बे प्रेसिडेंसी था। एंड मद्रास में सदर्न इंडिया का मैक्सिमम पार्ट वो मद्रास प्रेसिडेंसी में आता था। ईस्ट टेरिटरी वाज रूल्ड बाय अ ब्रिटिश ऑफिसर कॉल्ड गवर्नर, और इस हर प्रेसिडेंसी पर जो ब्रिटिश अधिकारी होता था उसे गवर्नर कहा जाता था। द सुप्रीम हेड ऑफ द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन वाज गवर्नर जनरल, और पूरे ब्रिटिश साम्राज्य का जो सबसे बड़ा अधिकारी था वो था गवर्नर जनरल। 3 प्रेसिडेंसी हैं तो हर प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर होगा और सबको मिलाकर जो सर्वोच्च अधिकारी होगा, जो सुप्रीम ऑफिसर होगा, वो गवर्नर जनरल कहलाता था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन। कलेक्टर बिकेम द मेन फिगर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर वाज द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जिले का जो सबसे बड़ा पदाधिकारी होता था उसे जिलाधिकारी या कलेक्टर कहा जाता था। द प्रीवियस होल्डर्स ऑफ अथॉरिटी लॉस्ट देयर सिग्निफिकेंस ग्रेजुअली। पहले जो सत्ता के केंद्र थे, ब्रिटिश काल से पहले जो भारत में सत्ता के केंद्र थे, जिन्हें हमने पिछले चैप्टर्स में 7th क्लास में पढ़ा हुआ है, जैसे मुग़ल प्रशासन में सूबेदार, मनसबदार, दीवान, फौजदार, इस तरह के पद होते थे, तो उन सारे पदों का महत्व अब समाप्त हो गया। अब सर्वोच्च पद बन गया कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का।
द कलेक्टर कलेक्टेड रेवेन्यू एंड टैक्सेस। कलेक्टर का जो मेन काम था वो था टैक्स और लगान इकट्ठा करना, कर और राजस्व इकट्ठा करना। ही आल्सो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ पुलिस ऑफिसर। और साथ साथ वो पुलिस अधिकारियों की मदद से अपने ज़िले में कानून व्यवस्था को बनाकर रखने का काम भी करता था। आज भी हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डीएम सबसे बड़ा पद होता है। जिला प्रशासन में जिलाधिकारी या कलेक्टर को हम सबसे बड़ा पद माना जाता है और उसका भी मुख्य काम यही है जिले के राजस्व और करों का नियंत्रण करना और साथ ही साथ पुलिस अधिकारियों की मदद से जिला प्रशासन पर जिले में कानून व्यवस्था पर अपना नियंत्रण बनाकर रखना। तो ये व्यवस्था ब्रिटिश काल से ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से प्रारंभ हुई। चेंजेस इन जुडिशियल सिस्टम, न्याय प्रणाली में सुधार। वारेन हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस सेवरल रिफॉर्म्स इन जुडिशियल सिस्टम। वारेन हेस्टिंग्स जो भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे 1773 में, उसने भारत की न्याय प्रणाली में बहुत सारे सुधार किए। 2 कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड इन ईच डिस्ट्रिक्ट, क्रिमिनल कोर्ट एंड सिविल कोर्ट। हर जिले में 2 न्यायालय स्थापित किए गए, एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत। Civil courts were presided by European district collectors, and Hindu pandits and Muslim Maulvis interpreted Indian laws for him. इसमें जो क्रिमिनल कोर्ट था, फौजदारी अदालत, वहाँ मुख्य रूप से मारपीट, हत्या, चोरी, डकैती के मुकदमे सुने जाते थे और दीवानी अदालत में राजस्व से संबंधित ज़मीन के जायदाद के मुकदमे सुने जाते थे। इसमें दीवानी अदालत जो थी उसका अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था, यानी कि डीएम होता था, और मुकदमों की सुनवाई के लिए उसकी मदद हिंदू पंडित और मुस्लिम मौलवी करते थे। क्यों करते थे हिंदू पंडित और मुस्लिम मौलवी? क्योंकि उस समय मुख्य रूप से भारतीय कानून जो थे वो धर्मशास्त्र पर आधारित थे। धर्म के अनुसार ही कानून चलाए जाते थे, उसी के अनुसार दंड दिए जाते थे और यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भारत के धर्म के कानूनों का पता नहीं था। इसीलिए हिंदू पंडित अपने धर्म के अनुसार और मुस्लिम मौलवी अपने धर्म के अनुसार भारतीय कानूनों की व्याख्या किया करते थे। क्रिमिनल कोर्ट्स वर रूल्ड बाय मुफ्ती एंड काजी अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर्स। और जो फौजदारी अदालतें होती थी उन पर मुफ्ती और काजी जो थे वो न्याय करते थे और मुफ्ती और काजी को उनका सुपरविज़न करना, उनका निरीक्षण करना कलेक्टर की जिम्मेदारी थी कि वो सही कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मुफ्ती और काजी भी भारतीय न्याय व्यवस्था में न्यायाधीश का कार्य किया करते थे। To bring uniformity in different interpretations of local laws, in 1775, 11 Pandits were asked to compile a digest of Hindu laws, and in 1778, Muslim laws were also compiled by Maulvis. अब धर्म के अनुसार कानूनों की व्याख्या हर व्यक्ति अपनी अलग अलग करता था। हर पंडित अपने हिसाब से हिंदू कानूनों की व्याख्या करता था, हर मौलवी अपने हिसाब से मुस्लिम कानूनों की व्याख्या करता था, जिसके कारण बड़ी समस्या सामने आ जाती थी। तो इन सारे भिन्न भिन्न कानूनों में एक रूपता लाने के लिए, इन्हें समरूप बनाने के लिए सन 1775 में 11 पंडितों की एक कमेटी बनाई गई और उन्हें हिंदू कानूनों को संकलित करने का काम दिया गया कि जितने भी हिंदू कानून हैं धर्मशास्त्र का अध्ययन करके उन कानूनों को इकट्ठा करके एक संकलन तैयार किया जाए। इसी प्रकार 1778 में मुस्लिम्स को एक काम दिया गया कि मौलवीज़ की एक कमेटी बनाई गई और वो मुस्लिम कानूनों को संकलित करने का काम करने लगे। तो उनका उद्देश्य यही था कि कानूनों में यूनिफॉर्मिटी आ जाए, उसमें समरूपता आ जाए। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वार एस्टेब्लिश्ड इन कैलकाटा। सन 1773 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और ये स्थापना कलकत्ता में की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट एक कानून बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कि भारत की न्याय व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए था। रेगुलेट करना, उसको नियंत्रित करने के लिए था। जो भारत में हर जगह हर धर्म के हिसाब से अलग अलग व्याख्या थी कानूनों की, तो उन सब पर नियंत्रण बनाने के लिए, उन्हें रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था। उसी एक्ट के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। अ कोर्ट ऑफ अपील वाज आल्सो सेटअप इन कैलकाटा। सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ कलकत्ता में एक अपील अदालत की स्थापना भी की गई जहां पर हम किसी डिसीजन के खिलाफ अपील कर सकते हैं। द कंपनी आर्मी, कंपनी की सेना। अब तक हमने देखा प्रशासनिक व्यवस्था और न्याय व्यवस्था में क्या चेंजेस आए थे। अब देखते हैं कि सेना में कंपनी ने क्या क्या चेंजेस लाए। द कंपनी रूल्ड इन इंडिया नॉट ओनली ब्रॉट चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम्स बट मिलिट्री स्ट्रक्चर हैड आल्सो
changed during that period. कंपनी के शासनकाल में भारत की प्रशासनिक व्यवस्था और न्याय व्यवस्था के साथ साथ यहाँ का सैन्य ढांचा भी बदल गया. If we compare the army structure in Indian kingdoms before company and during company rule, there is a clear difference. अगर हम तुलना करके देखें कि कंपनी से पहले जो भारतीय रियासतें थीं उनमें सैनिकों का या सेना का ढांचा किस तरह का था और कंपनी के शासन के दौरान सेना का ढांचा किस तरह का था, तो हमें एक स्पष्ट अंतर दिखाई देता है. मतलब कंपनी से पहले की सेना और कंपनी की सेना, इन दोनों के बीच में हमें एक क्लियर डिफरेंस दिखाई देता है. एंड नाउ वी विल डिस्कस दिस डिफरेंस. अब हम इसी डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे. मुगल आर्मी, मुगल सेना. ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भारत में मुगलों का शासन था, इसलिए सेना की बात जब करी जा रही है तो मुगल सेना की ही मेन बातें हम समझेंगे. मुगल आर्मी वाज मेनली composed of sawars and infantry. Sawars were the trained soldiers on horsebacks and infantry means पैदल और on foot soldiers. मुगल सेना में मुख्य रूप से घुड़सवार सैनिक और पैदल सैनिक हुआ करते थे. The soldiers were trained in archery and the use of sword. ये सैनिक तीर और तलवार चलाने में माहिर हुआ करते थे. उनको तीर और तलवार चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त होता था. Mughal state didn't feel need to have a huge professionally trained infantry as rural zamindars had a number of armed peasants and he supplied पैदल soldiers at the time of battle. मुगल बादशाह को, मुगल राज्य को कभी भी एक बड़ी संख्या में प्रशिक्षित पैदल सैनिकों की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी. मतलब मुगल बादशाह अपनी सेना में बहुत ज़्यादा संख्या में प्रशिक्षित पैदल सैनिकों को नहीं रखते थे. क्यों नहीं रखते थे? क्योंकि जब युद्ध का समय आता था तो जो ग्रामीण क्षेत्रों के जमींदार थे वो पैदल सैनिकों की आपूर्ति कर दिया करते थे. ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में किसान रहते थे जिनके पास हथियार होते थे और उनको हथियार चलाना आता था. तो जब कभी बादशाह को ज़रूरत पड़ती थी तो जमींदार अपने ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को सोल्जर के रूप में बादशाह को दे दिया करते थे. चेंजेस ब्रॉट इन कंपनी आर्मी. अब कंपनी के शासन के दौरान इस सारे स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया. In 18th century, East India Company began to recruit its own army in India. 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी सेना बनाना शुरू कर दिया और सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी. अभी तक जो सैनिक थे वो ब्रिटेन से ही आ रहे थे, लेकिन अब उन्हें लगा कि ब्रिटेन से हम इतनी संख्या में सैनिक नहीं ला सकते. इतने बड़े देश पर शासन करने के लिए हमें बड़ी संख्या में सैनिकों की ज़रूरत पड़ेगी. तो उन्होंने भारत में ही सैनिकों को भर्ती करना शुरू कर दिया. Company called its army Sepoy Army. Sepoy word was taken from Indian word सिपाही और soldier. कंपनी ने जो सेना की भर्ती की उसको वो सिपॉय आर्मी कहते थे. सिपॉय शब्द भारत के शब्द सिपाही से लिया गया है. सिपाही का मतलब होता है सोल्जर या सैनिक. अंग्रेज लोग सिपाही शब्द नहीं बोल पाते थे, वो कहते थे सिपॉय. The Savar recruitment in company army declined in 1820s as new war weapons were introduced. जो घुड़सवार सैनिक होते थे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने घुड़सवार सैनिकों की संख्या कम कर दी. उनकी भर्ती वो कम करने लगे सन 1820 तक आते आते. क्यों कम करने लगे? क्योंकि अब युद्ध में नए नए हथियारों का प्रयोग होने लगा. जैसे पहले के युद्ध में तलवार का प्रयोग किया जाता था तो घुड़सवार सैनिक घोड़ा चलाते चलाते तलवार का प्रयोग कर सकते थे. लेकिन अब नए हथियार आ गए और उन नए हथियारों को चलाने के लिए घुड़सवारों की नहीं बल्कि पैदल सैनिकों की जरूरत महसूस हुई. मस्केट, a heavy gun and matchlocks, an early gun in which powder was ignited by match were began to be used. तो जो नए हथियार आए उनमें दो मुख्य हथियार थे. मस्केट जो एक भारी सी बंदूक होती थी और दूसरा मैचलॉक. ये भी एक प्रकार की बंदूक थी जिसमें बारूद को माचिस से जलाना पड़ता था. तो मस्केट और मैचलॉक जैसे हथियारों का प्रयोग घोड़े पर चलते हुए नहीं किया जा सकता, उसके लिए पैदल सैनिकों की जरूरत हुई. यहाँ पर ये मस्केट और मैचलॉक का फोटो देख सकते हैं. ये भारी भारी बंदूकें हुआ करती थी. इन चेंजिंग सिनारियो इन्फेंट्री रेजिमेंट बिकेम मोर इम्पोर्टेंट सो पैदल सोल्जर्स वर रिक्रूटेड इन अ लार्ज नंबर. तो इस प्रकार बदलते हुए परिदृश्य में पैदल सैनिकों का महत्व बढ़ गया. पैदल सेना या पैदल सैन्य दल का महत्व बढ़ गया और बड़ी संख्या में पैदल सैनिकों की भर्ती की गई. इन अर्ली 19th century कंपनी बिगेन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर. अब 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कंपनी ने ये कोशिश करी कि एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित की जाए. मतलब जो अलग अलग रियासत के सैनिक अलग अलग प्रकार के
व्यवहार करते थे, तो उस सब को मिलाकर एक जैसी ट्रेनिंग दी जाए, उनको एक जैसी कल्चर में ढाला जाए। अ यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन वाज इम्पोज्ड ऑन सोल्जर्स। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जैसा यूरोपीय सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, भारतीय सैनिकों को भी यूरोपियन तरीके का प्रशिक्षण और अनुशासन देने की कोशिश करी। उनके ऊपर वो यूरोपियन डिसिप्लिन थोप दिया गया। कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स ऑफ इंडियंस वर इग्नोर्ड टू बिल्ड अ फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स। और प्रशिक्षित सैनिकों की, व्यावसायिक सैनिकों की एक फोर्स तैयार करने के लिए भारतीय लोगों की जाति समुदाय से संबंधित भावनाओं को भी इग्नोर कर दिया गया, उनकी उपेक्षा कर दी गई। मतलब जब बड़ी संख्या में भारतीयों को भर्ती किया गया सेना में, तो उनको ट्रेंड करने के लिए, उन्हें डिसिप्लिन सिखाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों की भावनाओं को निगलेक्ट करा, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और ये जो भारतीयों की भावनाओं को निगलेक्ट करना था, यही आगे जाकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का एक मुख्य कारण बन गया, जिसको हम आगे के चैप्टर्स में समझेंगे। कंक्लूजन, निष्कर्ष। अब ये पूरा लेसन का क्या निष्कर्ष सामने आता है, उसको समझते हैं शॉर्ट में। वी saw how ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू अ टेरिटरी कॉलोनियल पावर। हमने देखा कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी, वो एक महत्वपूर्ण भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में व्यापार करने आई थी और उसने इतने बड़े जोग्राफिकल एरिया पर अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश कर ली, इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र को अपना उपनिवेश बना लिया। ये सब कैसे हुआ वो हमने समझा। Due to the arrival of steam engine technology in early 19th century, the travel time from Europe to India by sea reduced from 6 to 8 months to 3 weeks. पहले जब तक कि भाप का इंजन का आविष्कार नहीं हुआ था, यूरोप से समुद्र के रास्ते भारत तक आने में 6 से 8 महीने का समय लगता था। वो हमने अपने पिछले लेसन में मैप में देखा था कि किस तरह से यूरोप से जब जहाज़ आते थे, तो पूरा अटलांटिक सागर पार करके, फिर हिंद महासागर पार करके, उसके बाद बंगाल की खाड़ी या अरब सागर के रास्ते से भारत में प्रवेश करना होता था। और उस समय की नौकाएं भी पाल से चलने वाली नौकाएं थी, जो हवा की दिशा के अनुसार चलती थी, तो इसीलिए काफ़ी लंबा समय लगता था और 6 से 8 महीने का समय लग जाता था। लेकिन 19वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में भाप के इंजन का आविष्कार हो गया और भाप के इंजन वाले जो शिप थे, वो 3 हफ्ते में ही भारत पहुंच जाते थे। नाउ मोर एंड मोर ब्रिटिशर्स बिगेन टू कम इंडिया। जब ये ट्रेवल टाइम इतना घट गया, यात्रा का समय इतना घट गया, तो बड़ी संख्या में ब्रिटेन के परिवार भारत आने लगे। By 1857, about 63% of Indian territory and 78% of Indian population was in direct control of company. और सन 1857 तक भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 63% हिस्सा और भारत की जनसंख्या का 78% हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया। इसका अर्थ हुआ कि जो हमने देखा प्लासी का युद्ध सन 1757 और वहाँ से सन 1857 तक, ये 100 वर्ष की अवधि में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रसार इतना ज़्यादा कर लिया कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 63% क्षेत्रफल उनके नियंत्रण में था और भारत की जनसंख्या का 78% जनसंख्या को उनके आदेशों का पालन करना पड़ता था। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हमने देख लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हो गया और भारत उनका उपनिवेश बन गया। अब इस उपनिवेश बनने के कारण भारत की जनता को क्या क्या सहना पड़ा, किस प्रकार अंग्रेज अपनी स्थिति मजबूत करते गए और फिर किस प्रकार हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, वो सब हम अपने आगे के लेसन्स में पढ़ेंगे। अभी के लेसन में हमें इतना ही समझना था। ओके, थैंक यू।